अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं, द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना। अब लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कि फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे g ऑफ x लिखा हो अगर फंक्शन का नाम, तो आपने भी यहाँ पे g ऑफ x लिख लेना है। अगर h ऑफ x लिखा हो तो यहाँ पे h ऑफ x कर लेना है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब इसी सेकंड इक्वेशन से आपने x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो f एक ऑपरेटर है, दूसरी तरफ डिवाइड नहीं होगा, ये बेसिकली दूसरी तरफ जाके इनवर्स बन जाए। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो अब आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो f ऑफ x और f ऑफ x आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है y किसकी इक्वल आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने सेपरेट करनी है, क्योंकि ये लिखा हुआ है y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है ना, तो आपने x इन टर्म ऑफ y क्रिएट करने हैं। तो 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब 1 इधर क्या हो रहा है, माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है। तो अब आप यहाँ पे देखें, थर्ड इक्वेशन में राइट साइड क्या है, x, और फोर्थ इक्वेशन में भी राइट साइड क्या है, x। इसका मतलब राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 2y प्लस 1। रिप्लेस कर लेंगे y बाई x के साथ। तो अब आप यहाँ पे देखें, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, जिधर आपको y नजर आ रहा है ना, तो उधर आपने x को रिप्लेस कर देना है। ये बात ध्यान में रखनी है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये सेकंड बबल जो है ना, आपने क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी है। ये इस तरह जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी इस तरह आपने फिल कर। अब सेकंड पार्ट देखें आप, इसमें वो क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी कि ये फंक्शन जो है क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देखें, गिवन फंक्शन लिखेंगे। तो फॉर डिसकंटिन्यूअस कि फंक्शन आपका अनडिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाए तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, फंक्शन अनडिफाइंड होने का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू तलाश करनी है जिस पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही है। तो वो क्या हो सकता है कि अब ये वैल्यू जो है ना डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। ये बात क्लियर होगी, x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2 आ रही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि x की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव 2 पे भी फंक्शन अनडिफाइंड, x की वैल्यू माइनस 2 के ऊपर भी फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ऑप्शन में से आपने मैच करना है, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट बबल को आपने क्या कर लेना, फिल कर लेना। अब आप यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन अल्फा डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इस वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेना, लेट y इज इक्वल टू
साइन अल्फा डिवाइडेड बाई सीकेंड एक्स। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना साइन अल्फा, इसको सेपरेट कर लेंगे और डिवीजन वाली वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई सीकेंड एक्स। अब 1 डिवाइडेड बाई सीकेंड एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अल्फा कॉज एक्स। तो अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, राइट साइड पे दो वैल्यूज हैं, एक है साइन अल्फा और कॉज एक्स, ये दो वैल्यूज हैं। तो आप डिफरेंशिएट किसके हिसाब से कर रहे हैं, एक्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है साइन अल्फा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू इस ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे हम। तो साइन अल्फा डी बाई डी एक्स कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। जो सी से स्टार्ट होते हैं ना उनके नेगेटिव याद रखने हैं आपको। तो माइनस साइन एक्स, अब ये माइनस पहले लिख लेंगे हम, साइन अल्फा साइन एक्स, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो थर्ड बबल को आप क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है वो क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये गिवन है। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y4, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये y जो 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब 4 डेरिवेटिव निकालने हैं आपने। ये फंक्शन जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, हम इसको लिखेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई वन भी लिख सकते हैं, तो वाई वन इज इक्वल टू कॉज एक्स आ जाएगा। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स वाई वन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉज एक्स। वाई वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा वाई का। तो अब आप यहाँ पे देखें cos x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा। इसी तरह d बाई डी एक्स, तो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे y2 का। अब आप यहाँ पे देखें माइनस, पहले लिख लेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ये y2 की जगह आप क्या आ जाएगा, y3, मतलब एक और दफा आप डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो y3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी। अब y3 का अगेन फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लेना है ना, तो आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स वाई थ्री इज इक्वल टू माइनस, पहले लिख लेंगे डी बाई डी एक्स कॉज एक्स। तो ये y3 की जगह आप क्या आ जाएगा, एक और दफा जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, y4 बन जाएगा। नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y4 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ऑप्शन तो आपने यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है ना उसमें से आपने तलाश करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ये ए ऑप्शन बन रहा है ना, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन बन रहा है। तो साइन एक्स हमारा ऑप्शन है, तो इस बबल को आपने, फर्स्ट बबल को आपने क्या कर लेना, फिल कर लेना। तो अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है ना, ये वाला भी ऑप्शन वो आपसे पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है, क्योंकि साइन एक्स किसकी इक्वल था, स्टार्टिंग में वाई की इक्वल था। वो ऑप्शन ये भी दे सकता है y4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और इस ऑप्शन की जगह जो है ये वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकता है कि y4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी मैं इधर बता भी देता हूँ आपको, तो अगर यही क्वेश्चन होता हमारे पास, ठीक है, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके पास गिवन वैल्यू है, यानी एक ऑप्शन जो है वो आपको ये वाला दे देगा कि y4 इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो आपको इस तरह भी दे सकता है, y4
इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ठीक है। और सी ऑप्शन जो है y4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और इसी तरह डी ऑप्शन जो है वो आपको इस तरह भी दे सकता है, y4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना था, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक माइंड में रखनी है आपने। यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको समझाने लगा हूँ कि इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हो या y इज इक्वल टू कॉज एक्स आ जाए, इन दोनों के लिए, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि फोर्थ डेरिवेटिव जब भी आएगा ना वो वापस वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव लेने से साइन का फोर्थ 4 दफा डेरिवेटिव ले दोबारा साइन एक्स आ जाएगा, कॉज एक्स का 4 दफा डेरिवेटिव लेंगे ना दोबारा कॉज एक्स ही आ। तो इसका मतलब है कि हर 4 डेरिवेटिव के बाद वही वापस फंक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं 8th डेरिवेटिव तो दोबारा y बन जाएगा, 12th डेरिवेटिव दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y की इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह पूछ ले कि 100 डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि 100 के साथ 4 डिवाइड हो जाता है ना, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4 25 आंसर आ जाता है। तो 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वापस दोबारा y ही आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए जो है ना आपसे थोड़े से हायर डेरिवेटिव भी पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, यानी वो ये पूछें कि इसका 12th डेरिवेटिव फाइंड करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर 4 डेरिवेटिव के बाद जो है y आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, y की इक्वल आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, हमारे पास क्या है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to minus x square plus 3x minus 2, ये फंक्शन दिया हुआ है, ओवर इंटरवल भी बता दिया है 1, 3। अब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे गिवन फंक्शन और इंटरवल साथ मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे हम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो -2x प्लस 3 ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी का सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का 1 हो जाएगा तो -2 आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -2 मीन नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। ये तो हमें बात कंफर्म क्लियर हो जानी चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक आप हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका मैक्सिमम बिहेवियर शो करवा रहा है। तो अब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, -2x प्लस 3, तो -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2। अब ये जो वैल्यू आई है इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रही है, क्योंकि 3/2 को अगर पॉइंट्स में देखेंगे ना तो वो ये जो वैल्यू बनती है, ये वैल्यू 1.5 बनती है। तो इसका मतलब है कि ये 1.5 इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरवल 1 और 3 के दरमियान है ना, और एंड पॉइंट भी शामिल है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है।
तो आपने अब काम क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है ना। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है हमारे पास 3/2, ये भी ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आपने पुट करना है, और इसी तरह ये इंटरवल के एंड पॉइंट भी इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आपने पुट करना है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन लिखा है आपने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो एक दफा एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट क्या है, इंटरवल का 1 पुट किया है। जब इसके अंदर 1 पुट करेंगे ना तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 3 पुट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर है, तो इसका जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू जो है आप 3/2 भी पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 1/4 बनेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, 3 आंसर आए हैं, एक 0 आया है, एक -2 आया है और एक 1/2 आया है। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, तो फंक्शन मैक्सिमम बिहेवियर शो कर रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये 0 है, तो इसका मतलब नेगेटिव से 0 वैल्यू बड़ी है। और अगर 0 और 1/4 से बड़ी वैल्यू आपने तलाश करनी हो तो ये 1/4 का मतलब है 0.25। तो ये 0.25 जो है 0 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1/4। आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1/4। उसने क्वेश्चन के अंदर जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो आंसर क्या बनेगा, 1/4। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आंसर जो है ना ये 3/2 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 1/4। किस पॉइंट पे ये आ रही है, 3/4, ये बात नहीं उसने पूछी हुई। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 1/4। तो सेकंड ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपने बी वाली बबल जो है वो क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी है। अब नेक्स्ट 6 पार्ट में देखें, वो क्या कहता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ 3x + 1 होल पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल, वो फंक्शन लिखेंगे और dx लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, पावर रूल जो है ना आप अप्लाई करेंगे। अब पावर रूल बेसिकली क्या होता है कि इंटीग्रेशन के मुताबिक कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर अगर n है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तब ये पावर रूल अप्लीकेबल होता है कि फंक्शन की पावर आप क्या करते हैं, n में 1 ऐड कर लेते हैं और ये जो न्यू पावर आई है ये डिवाइड कर लेते हैं। ये पावर रूल जो है सिर्फ -1 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, n की वैल्यू जैसे ही -1 होगी तो ये अप्लाई नहीं करना। उसके अलावा जो मर्जी पावर हो तो ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, 5 को आप भूल जाएं, ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 3x + 1 का डेरिवेटिव सोचना है। तो यहाँ पे इधर देखें, 3x + 1 का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, x का क्या बनेगा, 1, 3 कांस्टेंट है तो 3 क्रॉस 1 3 वैल्यू आ जाएगी और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस सारे का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 साथ मौजूद नहीं है ना, तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई भी कर लिया है इनसाइड और आउटसाइड 3 को डिवाइड भी कर लिया। तो ये मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, ये खुद से कर रहे हैं हम, क्योंकि पावर रूल तब अप्लाई होता है जब फंक्शन की पावर
जो मर्जी हो, -1 के अलावा होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए बाहर। तो इसका डेरिवेटिव बनता है 3, वो साथ मौजूद नहीं है आउटसाइड इधर। तो हमने क्या किया, 3 इनसाइड मल्टीप्लाई भी किया और आउटसाइड क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब पावर लॉ अप्लाई कर लेंगे कि फंक्शन की पावर मतलब 3x + 1 की पावर क्या है, 5 है, तो 1 ऐड कर लेंगे पावर, न्यू पावर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 3x + 1 और पावर क्या हो जाएगी, 6, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 क्रॉस 6 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा डिवीजन में। तो 3x + 1 होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 18 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला मैच हो रहा है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब सेवंथ पार्ट में वो क्या कहता है, व्हाट एवेल्युएट्स, मतलब इसको एवेल्युएट्स करना है आपने, मतलब इंटीग्रेशन इसकी करनी है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रल लोअर लिमिट है -a और अपर लिमिट है +a। फंक्शन अंदर क्या दिया हुआ है, x³ + x dx। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने इधर साइड पे इंटीग्रेशन कर दी है। यहाँ पे देखें, x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह x की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, x² डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और x की इंटीग्रेशन क्या आ रही है, x² डिवाइडेड बाई 2। तो हमने ये इंटीग्रेशन लिख ली है। अब इंटीग्रल तो खत्म हो गया ना, तो लिमिट लिखनी है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, लोअर लिमिट -a, अपर लिमिट +a। अब लिमिट सप्लाई करेंगे हम, ये जो इन साइड वैल्यूज है, जिधर आपको x नजर आ रहा है ना, उधर आपने अपर लिमिट पुट करनी है a, यानी यहाँ पे a पुट करेंगे और यहाँ पे a पुट करेंगे। तो a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, और सेंटर में माइनस आएगा, ठीक है। फिर लोअर लिमिट की बारी आएगी, x की जगह -a पुट करेंगे, -a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, सेंटर वाला माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। अब इवन पावर रो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो a की पावर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह ये भी इवन पावर है तो नेगेटिव जो है खत्म हो जाएगा, a की पावर +2 हो जाएगी, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये वाली जो ब्रैकेट्स है ये सारी क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखें, उसने क्या कहा हुआ है कि इफ इंटीग्रल लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 4, f(x) dx इज इक्वल टू 6, ये गिवन है। तो आपने इसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे आप। अब ये जो चीज फाइंड करनी है इसको लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज है, एक है f(x) और एक है +3। ये जो इंटीग्रल है ये बेसिकली जो है हमारे पास, अगर आप गौर से देखें ना, तो ये इंटीग्रल जो है बेसिकली एक ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर फर्स्ट वैल्यू के ऊपर अलग से ऑपरेट हो जाएगा, f(x) के ऊपर अलग से ऑपरेट हो जाएगा, सेंटर में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर 3 के ऊपर अलग से ऑपरेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल लोअर लिमिट 2 4, यानी लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है 4 है, f(x) dx प्लस, फिर इंटीग्रल लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 3 dx लिखेंगे। अब इसकी जगह ये जो जितनी भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू उसने खुद बता दी है 6 की इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे।
अब 3 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे हम और 3 की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप को पता होना चाहिए कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल है। तो आप सिंपल याद रखें, इसको कैंसिल कर लें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला x आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। लिमिट फिर कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लिखेंगे, 6 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 भी एज इट इज आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो x की जगह लिमिट अप्लाई करवाएंगे, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो -2 पुट कर लेंगे। अब 4 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट पार्ट देखें हमारे पास क्या आ रहा है। वो क्वेश्चन में कहता है कि ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे अगर आप बात गौर से पढ़े ना, तो उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से अगर कोई भी कार जो है मूव करना स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। डिस्टेंस कितना कवर किया है हमने, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100 मीटर है। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 100 मीटर। और ये जो 100 मीटर डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया है, ये कितना टाइम कितना लगा है, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड, ये गिवन है। तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर से देखें ना, जैसे फिजिक्स के अंदर भी आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल किए होंगे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो s की जगह क्या लिखेंगे, 100। वी आई की वैल्यू क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 आ जाएगा। टाइम कितना है, 10 सेकंड है ना। तो यहाँ पे मैं यूनिट मेंशन नहीं कर रहा, जस्ट वैल्यू ले रहा हूँ, 10 आ जाएगा। प्लस हाफ एक फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, टी की जगह 10 पुट कर लेंगे, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड में 100 इक्वल 0 क्रॉस 10 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए, हाफ ए और 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब लेफ्ट साइड एज इट इज लिखी है मैंने 10 एंड सॉरी 100 इज इक्वल टू हाफ ए और 100 लिखिए। 100 और 100 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। अब 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं ना, मीटर पर सेकंड होते हैं, और एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो मैच हो रहा है ना, वो बी ऑप्शन के साथ मैच हो। तो सेकंड वाली बबल आपने क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी। अब जो 10th पार्ट है, इसमें वो क्या कहता है कि इन विच रियल लाइफ सिनेरियो would the concept of first order differential equation be most applicable। ठीक है, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो है प्रिडिक्टिंग द स्पीड ऑफ मूविंग कार। इसमें भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑप्शन जो है ना, ये वाला है, मॉडलिंग द कूलिंग ऑफ आर्ट बेवरेज। और थर्ड ऑप्शन है डिजाइनिंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन मैंने आपको जो बात समझाई है कि मोस्ट जो है ना, जो एक्यूरेट आंसर है वो ये वाला है, बी ऑप्शन। तो इसमें तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करते। ये सिंपल फार्मूला जो होता है ना, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया फाइंड करने का ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपने, तो ये जो प्रिसाइज आंसर है ना, वो ये वाला है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट देखें आप, 11th पार्ट जो है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशंस करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस फॉर फंक्शन, उसने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है, इसको भी कैंसिल कर लें, ये सिर्फ फंक्शन लेना है। ठीक है, with an initial guess x is equal to 2, ठीक है, using the Newton-Raphson method, न्यूटन राफ्सन मेथड इस्तेमाल करना है और इसकी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये लास्ट चैप्टर से उसने ऑब्जेक्टिव लिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें फंक्शन उसने बता दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इनिशियल गैस जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, इसको लिख ले x नॉट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको आप जर्नल फॉर्म में इस तरह लिख लें कि x जो भी आ रहा है ना, इसको xn कर दें। क्या कर दें? xn। इस x को भी xn कर लें, यहाँ पे भी xn कर लें, यहाँ पे भी xn कर लें, यहाँ पे भी xn कर लें। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा? ये बन जाएगा f ऑफ xn इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है आपने? n लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो आप क्या लिखेंगे? 2xn प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो जस्ट 4 लिख लेना है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब न्यूटन राफ्सन मेथड के मुताबिक जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है कि x n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मैंने एक्स एन एज इट इज लिख दिया, माइनस भी एज इट इज लिख दिया। ये जो ऊपर वैल्यू है इसकी वैल्यू ये बन रही है, ये सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, और नीचे क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली सारी मेंशन कर दी। तो अब आपने काम क्या करना है, आगे जो भी आइट्रेशन फाइंड करनी होगी ना, आपने इधर n की जगह वैल्यूज सिर्फ रिप्लेस करते जाना। आप n की जगह 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो ये है ना, तो इधर 0 आ जाएगा, x 0 प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड क्या बनेगी? x नॉट या x 0 कर लें आप, माइनस, फिर उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? x 0 होल पावर 3 माइनस एक्स जीरो होल पावर 2 प्लस 4x0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x0 होल स्क्वायर माइनस 2x0 प्लस 4, ये आप लिखते हैं। ठीक है, अब x नॉट या x0 की वैल्यू जो इनिशियल गैस था वो किसकी इक्वल था? 2 की इक्वल है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, इधर भी हर जगह पे 2 वैल्यूज पुट कर लेंगे। जैसे ही 2 पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करना है जस्ट आपको, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 क्रॉस 4 प्लस 8 हो जाएगा माइनस 4। अब ये माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 और इस प्लस 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 क्रॉस 3 12, 2 क्रॉस 2 4, और ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कटिंग कर लेंगे 4 से 2 टाइम और 3 टाइम, तो 2 माइनस 3 बाई 2, 3 एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 2 4 बाई 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? 1.333। आगे 3 मूव कर रहा है इनफाइनाइट डिजिट तक है। ठीक है, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा? 1.33। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है ना, मैच कर रहा है किसके साथ? सी वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे सी वाले।
अब नेक्स्ट पार्ट देखें आप, हमारे पास क्या है कि 12th पार्ट, वो कहता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, then family of straight lines, एक family of straight lines given है ax plus by plus c is equal to 0 is concurrent at these points आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, कि किस पॉइंट पे फैमिली ऑफ लाइंस क्या हो रही है, कंकरेंट हो रही है गिवन इक्वेशन के साथ। तो अब आप यहाँ पे देखें, एक गिवन इक्वेशन स्टार्टिंग वाली क्या दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस सी स्क्वायर को आप शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, रिमेनिंग वैल्यू क्या बन जाएगी लेफ्ट साइड पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे तो फार्मूला लिखा हुआ है किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये पहले मैंने वैल्यू लिख ली है सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सी की दो वैल्यूज बन जाएगी, एक पॉजिटिव वाली वैल्यू बनेगी ए प्लस बी और एक सी की वैल्यू नेगेटिव वाली बनेगी, नेगेटिव ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे आप। अब ये जो सी की दो वैल्यूज आएंगे ना, एक पॉजिटिव वाली पहले पुट करेंगे यहाँ पे, फिर नेगेटिव वाली पुट करेंगे, दो केस बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, जब आप सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ए एक्स, ए वाली जो वैल्यूज है ना वो आपने कंबाइन लिखनी है, तो ए यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है, तो ए एक्स प्लस ए एक्स ये इकट्ठा लिख दिया, इसी तरह बी वाली इकट्ठी वैल्यूज कर लेनी इज इक्वल टू 0, इन दोनों से ए कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से बी कॉमन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अब आपने टेक्निकली एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, अब ए और बी के मुताबिक आपने सोचनी है, ठीक है। ए का कोफिशिएंट क्या है, एक्स प्लस 1 और इधर बी का कोफिशिएंट क्या है, वाई प्लस 1। तो राइट साइड पे इधर क्या लिखा हुआ है, 0, तो मैं 0 को लिख रहा हूँ ए और साथ कोफिशिएंट 0 ले रहा हूँ, और इसी तरह बी के साथ कोफिशिएंट क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, इधर 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 0 प्लस 0 फाइनल आंसर फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आप कंपेयर करेंगे, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1, इधर क्या है, 0 है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वाई प्लस 1, इधर क्या है, 0 है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट क्या आ गया, -1 कि फैमिली ऑफ लाइन जो है इस पॉइंट पे क्या हो रही है, कंकरेंट हो रही है। तो अब सेकंड केस जो है वो सी की वैल्यू नेगेटिव वाली भी पुट करनी है, नेगेटिव ए नेगेटिव बी यहाँ पे पुट करेंगे आप। तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, सेम काम करना है जैसे इधर किया आपने, ठीक है। ए वाली दो वैल्यूज इकट्ठी लिख लेनी है, इसी तरह बी वाली इकट्ठी लिख, ए कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, इसी तरह बी कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, और कंपेयर कर लेंगे। एक्स ए का कोफिशिएंट इधर क्या है, एक्स -1, इधर क्या है, 0 है, तो ये इक्वल कर लिया, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह बी का कोफिशिएंट वाई -1 है, इधर क्या है, 0 है, तो y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब ये दो पॉइंट्स आए हैं ना, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने दो पॉइंट्स नहीं पूछे हुए, कोई एक पॉइंट पूछा हुआ है, तो आपने दोनों केसेस जब सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो सेकंड केस था ना, इसका पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपने डी वाली बबल को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है।
अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है कि दी स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन। अब ये बात ज़हन में रखनी है, जो लाइंस होती है ना, जो एक्स एक्सिस की तरह शो हो रही होती है ना, जो उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बेसिकली एंगल जीरो होता है, एंगल क्या होता है, जीरो होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें थीटा 0 डिग्री कंसिडर किया जाता है। तो tan 0 डिग्री फिर किसकी इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो tan थीटा को टेक्निकली स्लोप कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब है स्लोप जीरो हो जाती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है ना, उसमें एंगल क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू tan थीटा tan 90 डिग्री। तो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी वर्टिकल लाइन की। आप क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, वो आप यहाँ पे देखें, वो कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन के, एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। वो लाइन जो है वर्टिकल लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ये वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। अब इस वर्टिकल लाइन के साथ एक लाइन परपेंडिकुलर बनानी है, तो वो लाइन ये वाली बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो ये लाइन इनडायरेक्टली क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। कि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक वर्टिकल लाइन के साथ, ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के साथ एक और लाइन ऐसी ड्रा करनी है जो परपेंडिकुलर हो जाए। तो जैसे ये वाली लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब है स्लोप क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास 14 पार्ट। इसमें वो कहता है कि एक पोजीशन वेक्टर दे दिए आर ऑफ टी, नेचुरल लॉग t-2 आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट 4 माइनस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस ई की पावर टी के यूनिट वेक्टर। देन डोमेन ऑफ आर ऑफ टी, मतलब पोजीशन वेक्टर की डोमेन फाइंड करना। अब आर ऑफ टी की वैल्यूज आप सबसे पहले लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो आई यूनिट वेक्टर है फर्स्ट, इसका जो कंपोनेंट आर है, इसकी डोमेन अलग से फाइंड करेंगे। अब डोमेन ऑफ नेचुरल लॉग t-2, अब नेचुरल लॉग मतलब लॉग जो भी होते हैं ना, वो जीरो पे अनडिफाइंड हो जाते हैं। लॉग हमेशा वैल्यू आपको देता है जीरो से ग्रेटर, कि इसके अंदर जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, मतलब इनपुट जो आप दे सकते हैं लॉग को, वो जीरो नहीं दे सकते। जैसे ही जीरो देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से ऊपर जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर लें, तो आप, इसका मतलब है कि ये जो अंदर वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, t-2 ग्रेटर देन जीरो। तो टू दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, t ग्रेटर देन 2, या इसको इस तरह लिख लेंगे आप, टू लेस देन टी, टू लेस देन टी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी यही मतलब है, t जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर ही है। अब नेक्स्ट j का जो कंपोनेंट है उसको, उसकी डोमेन हम फाइंड करेंगे। तो अब अंडर रूट के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है कि अंडर रूट के अंदर अगर जीरो लिखा जाए तो वो जीरो आंसर देता है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू रखी जाए तो वो कॉम्प्लेक्स आंसर शो करता है, आयोटा आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर मिनिमम वैल्यू आप जो इंसर्ट कर सकते हैं वो जीरो कर सकते हैं। इसका मतलब है जीरो या जीरो से ज्यादा वैल्यू अंदर रख सकते हैं। तो अंदर वाली वैल्यू जो क्या आ रही है, 4 माइनस टी, तो आप क्या लिखेंगे, 4 माइनस टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो माइनस टी को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, इसको आप क्या कर लें, फ्लिप कर लें। तो टी
लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, t लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और लास्ट पे k का क्या कंपोनेंट दिया हुआ है e की पावर t। e की पावर t बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और पावर में सिंपल वैल्यू लिखी हो तो उसकी डोमेन क्या हो जाती है आर रियल लाइन। तो डोमेन क्या है आर रियल लाइन। तो अब इनको कंबाइन करके देखना है। इधर t की वैल्यू क्या है 2 से क्या है ग्रेटर है, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 4 के इक्वल और 4 से लेस है। इसका मतलब है कंबाइन जो बनेगा ना इन तीनों को मिला के डोमेन बनेगी, वो बनेगी t ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन। 15 पार्ट में क्या कहता है वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है उसने और एक्सेलरेशन वेक्टर आपसे डिमांड कर रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखें वेलोसिटी वेक्टर आपने लिखना है सबसे पहले और डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है छोटी सी, x नहीं लिखना t लिखना है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर t का फंक्शन है ना। तो आप t के हिसाब से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी टी v ऑफ t आ जाएगा। इसी तरह d बाई डी टी कॉस t और i यूनिट वेक्टर बाहर लिख देना। इसी तरह 2 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा d बाई डी टी साइन 2t j यूनिट वेक्टर बाहर लिखेंगे प्लस 3 को पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास t आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें ये वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है एक्सेलरेशन बन जाती है। तो और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t हो जाएगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। साइन 2t का डेरिवेटिव तो आपने ये सोचना है साइन एंगल, एंगल यहाँ पे क्या है 2t है। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 बनेगा। तो 2 साथ आ जाएगा ठीक है। j यूनिट वेक्टर प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा और इधर 3 क्रॉस 1 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन के साथ क्या हो रहा है मैच हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आपने फिल कर लेना है। अब 16 पार्ट में क्या कहता है कि 16 पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो कॉट y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई tan y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप रेसिप्रोकल कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई tan y है ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा tan y और इधर आप रेसिप्रोकल कर लेंगे माइनस 1 ओवर अंडर रूट 10। तो अब दोनों तरफ अब यहाँ पे देखिए tan दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 30 डिग्री माइनस पाई बाय 6। तो ये जो मैंने इंटरवल लिखा ना ये बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू होती है tan के हिसाब से होती है। प्रिंसिपल जो डोमेन होती है tan की ठीक है, tan इनवर्स की ये बात ध्यान में रखनी है, tan की tan इनवर्स की। तो इसका मतलब है माइनस पाई बाय 6 इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। तो ये ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। अब नेक्स्ट 17 पार्ट में देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन दे दी है साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। सबसे पहले ये लिखेंगे। अब आपने सोचना है ये जो वैल्यू इक्वल के बाद लिखी हुई ये पॉजिटिव लिखी हुई है ना, तो साथ पॉजिटिव मेंशन कर लेंगे। पहला काम क्या करना है रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो ये ऑपरेटर इधर क्या है साइन है, दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 60 डिग्री जिसको हम पाई बाय 3 कहते हैं।
अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बात समझाई थी कि साइन एक्स की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, पॉजिटिव। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि साइन एक्स इज पॉजिटिव। अब साइन किधर किधर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। साथ क्या लिखेंगे, विद, अब इसका रेफरेंस एंगल क्या बना है, पाई/3 लिख लेंगे। अब फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है कि x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, तो x इज इक्वल टू पाई/3 आ जाएगा। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल की जगह क्या लिखेंगे, पाई/3 लिख लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2 पाई/3। अब जनरल सोल्यूशन के लिए जो है ना, आप 2 एंड पाई ऐड भी करते हैं ना, मतलब 2 पाई साइन का क्या होता है, पीरियड होता है ना, तो इसलिए 2 एंड पाई ऐड भी करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये दो आंसर बन रहे हैं ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक, एक सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे उसने जो आंसर दिए हुए ना, इनमें से चारों में से ये वाला आंसर आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। अब 18 पार्ट देखें, वो क्या कहता है, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लाई एट 4, 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, गिवन सर्कल की इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ना, ये सेम कोफिशिएंट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2g है, इधर क्या है, m है। तो 2g और m आपस में इक्वल हो जाएंगे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, g इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या है, 2f, इधर क्या है, n है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू n बाई 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट इधर c है, इधर कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कहता है कि सेंटर की वैल्यू किस पॉइंट पे, सेंटर किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 4, 8 के ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन सेंटर इज इक्वल टू 4, 8। अब ये जो सेंटर दिया हुआ है ना, ये जो सेंटर की वैल्यू दी हुई है आपको, ये तो क्वेश्चन के अंदर बता दी है। अब इधर सेंटर का फार्मूला लगा दिया जर्नल इक्वेशन के मुताबिक, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जर्नल दिया है उसके मुताबिक सेंटर क्या बनता है, -g, -f। ठीक है, तो g की वैल्यू ये वाली। अब आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। पहले दो पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट्स x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट्स y के इक्वल आ जाएगा। तो -g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू -4, g की जगह g की वैल्यू m/2 पुट कर दी है। अब 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। इसी तरह -f जो है -8 की इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू 8 के इक्वल n, तो f की वैल्यू क्या है, n/2, तो n/2 लिख दिया। 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपल ऐड कर लेना, तो m प्लस n इज इक्वल टू -8 प्लस 16, तो +8 आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो सी वाले को फिल कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखें आप, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए line 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 is tangent to the parabola। पैराबोला की इक्वेशन बता दी है। तो अब आप यहाँ पे देखें,
ए की वैल्यू आपने फाइंड तब करनी है कि जब ये वाली लाइन इस पैराबोला के साथ क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अब टेंजेंट लाइन तो गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लाइन की जो स्टैंडर्ड जो होती है ना स्लोप और y इंटरसेप्ट की जो फॉर्म होती है वो ये वाली होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो टेक्निकली आपने इस इक्वेशन को सॉल्व इस तरह करना है कि एक तरफ y आ जाए, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाए। तो y माइनस 3y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3y हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 लिख दिया। अब 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वो इधर दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर दिया। अब 3 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू पर क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। अब इसको कंपेयर करना है ये स्ट्रेट लाइन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखें m की वैल्यू, इधर m की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 के साथ कंपैरिजन करेंगे मतलब इक्वल हो जाएगी। c की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 की इक्वल हो जाएगी। अब आप पैराबोला जो गिवन है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे टेक्निकली यहाँ तक सिर्फ लिखेंगे ना तो ये तो स्ट्रेट लाइन की भी रिप्रेजेंटेशन है ना, जो ये लिखी है हमने। सारी गेम इस सी में होती है, पैराबोला है तो सी चेंज हो जाएगा। सी पैराबोला के अंदर जो कंडीशन सी की होती है ना वो होती है ए डिवाइडेड बाई एम होती है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हैं। तो सी की वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई एम। तो अब एम इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एम की वैल्यू तो ये फाइंड की हुई है ना 2/3, ये पुट कर लेंगे हम 2/3। और सी की वैल्यू क्या है, 2 है, ये लिख दिया। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, आप इसको इस तरह लिख लें यहाँ पे, सॉरी सी एम लिख लें बेशक, सी एम, उसके बाद तो अब 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो सी वाले को फिल कर लेना। अब लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देखें वो क्या कहता है कि इफ x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन बता दी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू तब फाइंड करना। अब ये सेम ऑब्जेक्टिव है जो प्रीवियस हमने किया है, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट लाइन लिखेंगे सबसे पहले, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया था ना, y एक तरफ कर लिया था, सेम काम करेंगे, माइनस वाई को शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस लैम्डा हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और प्लस लैम्डा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये कौन सी फॉर्म होती है, y स्लोप और y इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप, m को कहते हैं स्लोप और c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे देखें कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी और c की वैल्यू लैम्डा की इक्वल हो जाएगी। अब गिवन एलिप्स क्या दी हुई है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कंपेयर करेंगे आप किसके साथ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो आपके पास एलिप्स है ना ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 9 की इक्वल, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की इक्वल। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर, तो ए स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है।
अब आप इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने बात समझाई थी कि ये सिर्फ इक्वेशन जो है ना स्ट्रेट लाइन की होती है, लेकिन हमें टेंजेंट ऐसी लाइन जो है ना चाहिए जो टेंजेंट होनी चाहिए, किसके साथ, एलिप्स के साथ होनी चाहिए, तो सी चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स सी स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए सी की जगह क्या पुट करेंगे, आप लैम्डा पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 है, या ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर लेंगे 9। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, ये पुट कर लेंगे। और इसी तरह बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या बी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 4 लिखते हैं। तो अब ये फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 जो है ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा फाइनल। तो अब आप मैच कर लें, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जो बाकी आपका पेपर है एक्चुअल सब्जेक्टिव पेपर है, उसके ऊपर जो है ना वो भी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और वो भी शेयर की जाएगी चैनल पे।